एक्ट में क्या प्रावधान है और इसको अभी चेंज करने के लिए क्या प्रस्ताव किया गया है, तो इस बारे में मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये आर्टिकल 19 जो है भारतीय संविधान का, इसमें ये कहाँ लिखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है कि ये जो कानून है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि संविधान में है, ये फंडामेंटल राइट है क्योंकि पार्ट 3 में है, और ये लीगल अधिकार भी अब बन चुका है क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 पास हो चुका है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार भी है, और लीगल राइट मतलब विधिक अधिकार भी अब बन गया है। विधिक अधिकार बनने का अर्थ ये है कि इसके लिए पूरी की पूरी एक मशीनरी, जिसमें कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी और सूचना आयोग वगैरह बन चुके हैं। तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये पहला अधिकार है जिसके तहत सूचना का अधिकार को माना गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी के अंतर्गत माना गया है। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ यूनियन, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, if omit किया गया जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको मूलभूत अधिकार से हटाकर बाद में 300 में डाल दिया गया। तो ये संवैधानिक अधिकार है लेकिन फंडामेंटल राइट अब नहीं है। तो प्रैक्टिस यानी फंडामेंटल राइट का अर्थ है कि सीधा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो ये 7 अधिकार 19 में दिए गए। जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, अब इसमें 19 पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमको देखना पड़ेगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन है, अपवाद है, ये 19(2) में दिए गए हैं कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the state clause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense। हम यदि देखेंगे कि जो आरटीआई एक्ट की धारा 8 में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं या जो उसमें एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है, ये क्लॉज कहाँ से आया है? ये संविधान से आया है, क्योंकि आरटीआई एक्ट में सेक्शन 22 में ओवर राइडिंग इफेक्ट तो है लेकिन संविधान आरटीआई एक्ट के भी ऊपर, और इसलिए संविधान के जो अलग अलग प्रावधान है उसमें से ये 10 मतलब 8(1) के ABCDEFGH आएंगे प्लस सेक्शन 9 जो कॉपीराइट से संबंधित है, ये एग्जाम्पशन लिए गए हैं। तो इसलिए इन सबका संवैधानिक आधार है क्योंकि संविधान आरटीआई एक्ट के ऊपर है। इसके बाद फिर 19 में 3, 4, 5 ये भी प्रावधान है कि जिसमें गवर्नमेंट कानून बना सकती है और ये अधिकार दिए गए हैं। तो ये भी 19 एक्ट के अपवाद माने गए हैं। तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं 21 पे आऊँगा कि जिसमें राइट टू प्राइवेसी माना गया है। तो इसमें आर्टिकल 21 में सिर्फ इतना कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि राइट टू लिव का अर्थ केवल ये नहीं है कि एक एनिमल एग्जिस्टेंस रहे, बट इट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी और सम्मान के साथ जीना, ये 21 में है। और सम्मान के साथ जीना जो है इसमें राइट टू प्राइवेसी को भी माना गया है। अब इसमें जो आरटीआई एक्ट में जो प्रोविजन है प्राइवेसी से रिलेटेड, उसमें कई प्रावधान पहले से ही मौजूद है। सबसे पहले 2(n) की बात यदि करें तो थर्ड पार्टी है जिसमें व्यक्ति हो सकता है, पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इनपुट से पब्लिक अथॉरिटी, जिसमें पब्लिक अथॉरिटी को भी माना गया है। इसके बाद है 7(7) जो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। पीआईओ क्या प्रक्रिया करता है, उसमें लिखा गया है कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अंडर सब सेक्शन 1, मतलब सूचना देने के पहले द सीपीआईओ और एसपीआईओ एज द केस मे बी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 में राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया है। इसके लिए पहले हम 8(1)J देखते हैं, फिर हम 11 पे जाएंगे। 8(1)J में ये लिखा है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इसको नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज कहते हैं। मतलब है कि इस अधिनियम में अन्य किसी बात के होते हुए भी ये सूचना देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। There shall be no obligation to give any citizen information which relates to personal information that which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy or the individual unless the CPIO or SPIO or the appellate authority, as the case may be। मतलब यहाँ पर ये तीनों को अधिकार दिए गए हैं, CPIO, SPIO या पब्लिक अथॉरिटी को। ये सर्टिफाइड दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अब इसमें दो बातें आती है, एक है एग्जम्पशन, दूसरा है एग्जम्पशन का एक्सेप्शन, और उसके बाद है प्रोविजो। परंतु तो प्रोविजो ये है कि प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन व्हिच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। इसके बाद हम सेक्शन 9 पे जाते हैं जो कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसमें प्रोटेक्ट किए गए हैं।
इसमें हमको ये बात ध्यान में रखना है, विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, the CPI or SPIO, as the case may be, may reject a request for information where such request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state। मतलब एक जो सरकार का कॉपीराइट है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन केवल जो प्राइवेट कॉपीराइट है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो जो सरकारी प्रकाशन है उनकी जो प्रिंटेड प्राइस या जो बुक प्राइस है वो चार्ज करके वो दिया जा सकता है। तो इसलिए सरकारी प्रकाशन जो है वो इसमें एग्जेम्प्टेड नहीं है कॉपीराइट। इसके बाद हम 11 पर जाते हैं कि जो प्रक्रिया क्या है। अब ये प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जो निर्णय है, इसमें 7-8 निर्णय में इसमें बताऊंगा जो अलग अलग प्राइवेसी से संबंधित है उसको भी हम देखेंगे। तो पहले 11(1) में नोटिस दी जाती है, वेयर सीपीआई और एसपीआई एज द केस में भी इंटेंड्स टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड। इसका अर्थ ये है कि यदि सूचना नहीं देना है तो फिर 11 का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि डिस्क्लोज करना है तो फिर ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करना जरूरी है। तो लगभग 4.5 महीने की प्रक्रिया हो जाती है। कैसे होती है वो हम देखेंगे। He intends to disclose any information or record or part thereof on a request made under the Act which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party। अब इसमें अलग अलग वर्ड है, पर्सनल है, प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है। तो इसमें स्वकीयता, निजता और गोपनीयता, ये तीनों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो अलग अलग जजेस ने जो डेफिनेशन दी है वो भी मैं बताऊंगा। द सीपीआई और एसपीआई एज द केस में भी shall within 5 days from the receipt of the request give a written notice to such third party of the request and of the fact that the CPI or SPIO as the case may be intends to disclose the information or record। मतलब यदि 5 दिन के अंदर पहले वो नोटिस जारी करेगा और पार्ट thereof and invite the third party to make a submission in writing or orally। मतलब ऑब्जेक्शन जो है वो orally भी हो सकता है regarding whether the information should be disclosed and such information of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information। अब ये नोटिस देने के बाद इस पर एक निर्णय पारित करना जरूरी होता है कि सूचना दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो वो हम आगे देखेंगे 11(2) में। Provided that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed on the in the public interest in disclosure outweighs the importance any possible harm or injury to the interest of such third party। अब जो ट्रेड और कमर्शियल सेक्रेट्स है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। भारत में सिर्फ 6 IPR है और इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और इसमें जो ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ये सब प्रोटेक्टेड है। लेकिन ट्रेड या कमर्शियल सीक्रेट जो इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी केवल कंपनी की होती है, इसको सरकार प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो ये केवल कॉमन लॉ कानून एक माना गया है, मतलब लेजिस्लेशन इसके लिए नहीं है। तो फिर ऐसे मामले में इसका डिस्क्लोजर किया जा सकता है ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट्स का भी। where a notice is served by the CPI or SPIO, as the case may be under subsection 1 to a third party in respect of any information or record of part thereof, the third party shall within 10 days from the date of receipt of such notice be given the opportunity to make representation against the proper disclosure। अब ये ध्यान में रखना होगा कि सूचना देने का जो टाइम 30 दिन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाता है, वो 40 दिन हो जाता है, क्योंकि 10 दिन जो है वो थर्ड पार्टी का अधिकार है और थर्ड पार्टी को चूंकि अधिकार दिया गया है तो सूचना जो है वो 40 दिन में दी जा सकती है। इसमें डिले के लिए कोई पेनल्टी वगैरह नहीं होती है यदि उसने 11(1) की प्रक्रिया फॉलो किया है तो। फिर हम जाते हैं 11(3) पे कि इस पर निर्णय पारित किया जाता है कि सूचना देनी है कि नहीं देनी। So notwithstanding anything contained in section 7, the CPI or SPIO, as the case may be, shall within 40 days after receipt of the request under section 6, मतलब यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ये जो टाइम है ये एक्सटेंड हो जाता है, ये 40 दिन के अंदर निर्णय देना होता है। If the third party has been given an opportunity to make representation under subsection 2, make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and given writing the notice of his decision to the third party। मतलब वो सूचना नहीं देना चाहता है तो भी वो दोनों को कॉपी देगा, एप्लीकेंट को और थर्ड पार्टी को। यदि देना चाहता है तो भी थर्ड पार्टी को देगा ताकि थर्ड पार्टी जो है वो 19(2) में और 19(4) में फर्स्ट और सेकंड अपील कर सके। अब इसके बाद जो टाइम होता है वो एक्सपायर होने दिया जाता है। जो अपील का पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड है ताकि उसका कोई राइट ऑफ ये जो वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी का कोई केस ना चले। तो इसे ये प्रक्रिया फॉलो करना जरूरी है और प्रकटन के पहले वो 30 दिन देगा, 30 दिन को एक्सपायर होने देगा, एक्सपायर होने के बाद वो सूचना का प्रकटन करेगा। और प्रकटन और पब्लिश ये दोनों में क्या फर्क है, डिस्क्लोजर और पब्लिशिंग, ये भी मैं बताऊंगा बाद में। तो नोटिस गिवन अंडर सबसेक्शन 3 shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prepare an appeal under section 19 against the decision। मतलब 19(2) में उसके अपील के अधिकार के बारे में, थर्ड पार्टी अपील के बारे में उसको कहा जाएगा और ये अपील का पीरियड एक्सपायर होने दिया जाएगा और वो अपील करता है कि नहीं देखा जाएगा। इसके बाद फिर वेयर एन अपील इज प्रिफर्ड अगेंस्ट, ये 19(2) और 19(4) में अपील के प्रावधान है। तो सीधा हम उस सेक्शन पर जाते हैं। वेयर एन अपील इज प्रिफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय सीपीआई और एसपीआई as the case may be under section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within 30 days from the date of the order। मतलब जब प्रकटन का निर्णय विनिश्चय कर लेता है तो उसके बाद फिर 30 दिन के अंदर ये अपील कर देता है
19(2) में फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को, और यदि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को अपील नहीं की जाती है या फर्स्ट एपेलेट अधिकारी जो है वो भी ये प्रक्रिया फॉलो करेगा, तो फिर पहले वो निर्णय करेगा कि सूचना देना है कि नहीं देना। दोनों पक्षों को पार्टी देंगे, मतलब तीनों पक्षों को बुलाएंगे वो, पीआईओ को, अप्लीकेंट को और थर्ड पार्टी को, और वो निर्णय देगा कि सूचना देना है या नहीं देना है। और सूचना यदि देनी है तो फिर 90 दिन का टाइम जो है 19/4 का वो प्राइवेट पार्टी को मिलता है, और 90 दिन तक यदि वो सेकंड अपील नहीं करता है सूचना आयोग में तो फिर उसके बाद सूचना प्रकट की जा सकती है। अब 19/4 में सूचना आयोग जो प्रक्रिया फॉलो करता है वो दिया है, if the decision of the CPIO or SPIO, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Information Commission shall be a reasonable opportunity of being heard to that third party. मतलब सफिशिएंट प्रावधान आरटीआई एक्ट में प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए हुए हैं, जो हमने देख लिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है जो 8(1) से संबंधित या सेक्शन 11 से संबंधित है, इसमें सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, पीसी वधवा वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर्स। वैसे तो ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अफर्म किया, तो ये हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मान सकते हैं क्योंकि ये अंतिमता प्राप्त कर चुका है। फिर गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सीपीआईओ 2012, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस सैयद हुसैन अब्बास रिजवी एंड अनदर 2012, आरके जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2013, थलप पालम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर 2013, और सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर दिल्ली हाईकोर्ट। वैसे तो दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अफर्म कर दिया तो दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान सकते हैं, क्योंकि ये अफर्म कर दिया गया, अंतिमता प्राप्त कर चुका है, इट हैज अचीव्ड फाइनलिटी। इसके बाद फिर केरला पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर वर्सेस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अनदर 2016 का है। फिर जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी रिटायर्ड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2017 का है। कैनरा बैंक वर्सेस सी.एस. शर्मा एंड अनदर 2017 का है, और यूपीएससी वर्सेस रंगेश कुमार एंड अदर 2018। फिर जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, इसको आधार कार्ड जजमेंट कहा जाता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्णय था, ये 2018 का है। और फिर थिरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसआईसी ग्रेटर मुंबई एंड अदर 2018, और आखिर में सीपीआई सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 का जजमेंट है। अब इसमें जो सबसे पहला सीपीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल का था, इसमें जो सूचना मांगी गई थी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसमें सब्सटैंटिव क्वेश्चंस ऑफ लॉ है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी वगैरह भी है, और इसमें बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाए, तो इसे फिर इसमें 5 जज की बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसके बाद फिर पीसी वधवा वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर, वैसे तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय है, और इसमें सेंसस एक्ट 1948 में सेक्शन 15 में सूचना मांगी गई थी, और ये आरटीआई एक्ट में मांगी गई थी, लेकिन इसका चूंकि सेंसस एक्ट के सेक्शन 15 से के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसमें पब्लिक पर्संस का जो रिलीजन है इसके बारे में सूचना मांगी गई थी। रिलीजन की सूचना जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने इसको पर्सनल माना था, और 8(1) में सूचना देने से मना किया गया था। इसके बाद फिर गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर्स है, ये अकोला, महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट का ये केस था। इसमें कॉपीज ऑफ ऑल मेमोज, शो कॉज नोटिसेस एंड ऑर्डर्स ऑफ सेंसुअर पनिशमेंट, एसेट्स, इनकम टैक्स रिटर्न, डिटेल्स ऑफ गिफ्ट्स रिसीव्ड एटसेट्रा बाय पब्लिक सर्वेंट आर पर्सनल इंफॉर्मेशन एज डिफाइंड इन क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 8(1) ऑफ आरटीआई एक्ट एंड हेंस एक्सेम्प्टेड एंड कैन नॉट बी फर्निश्ड अंडर आरटीआई एक्ट, इस तरह का निर्णय हुआ था। इसके बाद फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस सैयद हुसैन अब्बास रिजवी का निर्णय था 2012 का। The applicant had asked for names and addresses of interviews in an interview board selecting candidates for BR government job. Commission is not bound to disclose information asked for by the applicant, और ये 8(1)G और 8(1)J, मतलब जहाँ जान का danger to life and physical safety of the members of selection committee, and section 8(1)J personal information will be applicable, और इसमें सूचना देने से मना किया गया। फिर आरकेजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर है, जिसमें इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड वाज inspection of adverse confidential remarks against integrity of the member of the and follow-up actions taken on issue of integrity। इसमें भी 8(1)J का एग्जामिशन क्लेम किया था पीआईओ ने, तो इसमें ये एग्जामिटेड माना गया था, और ये सूचना देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। फिर थलप पालम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड, वैसे तो ये 2H का है, पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है, इस बारे में ये जजमेंट था मेनली, लेकिन इसमें चूंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट डू नॉट फॉलो within the definition of public authority as defined under section 2H of RTI Act unless they are substantially financed by the government। तो ये चूंकि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसे सूचना का अधिकार के अंतर्गत नहीं आती है, इस तरह का निर्णय हुआ था। इसके बाद फिर सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में निर्णय हुआ था। जिन लोगों को ये बात एकदम से समझ में ना आती है उनको मैं बता देता हूँ कि पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी पहले सूचना आयोग में केस चलता है।
फिर सीआईसी के ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म किया, कि सेक्शन 81J, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिटेल्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बाय इंडिविजुअल जजेस एंड देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस ऑफ प्राइवेट ट्रीटमेंट इन इंडिया और अब्रॉड, कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। तो मेडिकल फैसिलिटी को पर्सनल इंफॉर्मेशन माना गया था, जो वैसे तो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी मान सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल इसको अफर्म कर दिया था। फिर केरला पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर, इसमें भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप 81E plus 81J वाला मामला था। Information with the PSC can be accessed under the RTI Act, and the answers to marks awarded, including interview marks and other details touching the process of examination and interview, can be made available। मतलब क्या सूचना दी जानी चाहिए, क्या सूचना नहीं दी जानी चाहिए, तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि ये सूचना तो दी जा सकती है, आंसर स्क्रिप्ट्स की कॉपी, मार्क्स अवार्डेड वगैरह, इंटरव्यू मार्क्स, लेकिन it would not be in public interest to hold that there could be a continued secrecy even as toward the identity of the examiners. Access to such information, including as to the identity of the examiners after the examination and evaluation processes are over, cannot be shied off under any law or principle of privacy। तो इसमें कहा था कि ये इसमें कंटिन्यूड सिक्रेसी नहीं होनी चाहिए, और ये जो इंफॉर्मेशन है खत्म हो गई उसके बाद फिर इसको मना किया नहीं जाना चाहिए और ये दे देनी चाहिए। इस तरह का निर्णय इसमें हुआ था केरला पब्लिक सर्विस कमीशन केस। इसके बाद फिर जस्टिस केस पुत्ता स्वामी है, जिस पर अभी डीपीडीपी बिल आधारित है। तो ये जो निर्णय था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का था, इसमें 9 जज बेंच थी। The 9 judge bench in this case unanimously reaffirmed that right to privacy as a fundamental right under the Constitution of India। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दोनों फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन विधिक अधिकार है और राइट टू प्राइवेसी विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है, अलग से डेडिकेटेड एक्ट नहीं है। और इसलिए इसमें बीरेंद्र जी थोड़ा बीरेंद्र जी आपके वॉइस में थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अच्छा वो माइक शायद हिल गया था, सॉरी। हाँ, तो मुझे लग रहा है अब आवाज क्लियर होगी। So the court held that the right to privacy was integral to freedoms guaranteed across fundamental rights and was an intrinsic aspect of dignity, authority and liberty। तो इसमें ये कहा गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये भी संविधानिक, ये भी एक मूलभूत अधिकार है और ये डिग्निटी, ऑथोरिटी और लिबर्टी तीनों के लिए आवश्यक है। इस तरह से इसमें राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू इन्फॉर्मेशन के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया था। द पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो इज नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड to give or provide information even if it is held or under the control if the information falls under clause J of subsection 1 or section 8। तो ये 9 जज की बेंच का 24 अगस्त 2017 वाला जजमेंट था। इसके बाद फिर कैनरा बैंक वर्सेस CS श्याम एंड अनादर था। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, इसमें 15 पैरामीटर पर इन्फॉर्मेशन मांगी थी और लगभग 4.5 साल की सूचना मांगी थी कि कौन कौन ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह हुआ। So information was sought on 15 parameters with regard to various aspects of transfers of physical clerical staff and staff of the bank with regard to individual employees. The information was in relation to the personal details of individual employees, such as the date of his or her joining, designation, details of promotion earned, date of his or her joining the bench where he or she is posted, and authorities who issued the transfer orders, etc. etc. अब चूंकि बहुत ही वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसको 7-9 करने के बजाय इसको 8-1J में डिसाइड किया गया। और ये CS श्याम जो है शायद ये भी बैंक का ही एम्प्लॉय था और इशू कुछ ये था कि अमुक की ट्रांसफर, मतलब क्योंकि ट्रांसफर का जो पॉलिसी होता है हर 2 साल या 3 साल बाद जो बैंक मैनेजर को ट्रांसफर किया जाता वो इसलिए किया जाता है कि उनका कई एक ही जगह पर यदि रहते हैं तो फिर उनका सेटिंग हो जाता है, मतलब भ्रष्टाचार वगैरह करने लगते हैं और फिर ये जो NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट या जो डूबत खाते में लोन होती है और ये प्रकरण बढ़ जाते हैं, तो इसे इनका हर 2-3 साल बाद ट्रांसफर किया जाए, इस तरह की पॉलिसी होती है। तो ये झगड़ा कुछ ऐसा था कि इनका ट्रांसफर किया गया, मेरा क्यों नहीं किया गया, या मेरा किया इनका क्यों नहीं किया, इस टाइप का कुछ डिस्प्यूट था। The information sought by respondent number 1 of individual employees working in the bank was personal in nature. Secondly, it was extended from being exempted from being disclosed under section 8.1 of that. And lastly, neither respondent number 1 disclosed any public interest, much less larger public interest, involved in seeking such information or the individual employee, and nor any finding was recorded by the CIC and the High Court as to the involvement of any larger public interest in supplying such information to respondent number 1। इसमें ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है तो उसमें 2 चीजें होती है,
एक होता है रेशो डिसाइडेड, दूसरा होता है ओबिटर डिक्टा। रेशो डिसाइडेड ये होता है कि जो बेसिक कानूनी प्रिंसिपल है जिसके आधार पर ये निर्णय लिया गया उसको रेशो डिसाइडेड कहते हैं। दूसरा होता है ओबिटर डिक्टा, मतलब है कि कोर्ट ने जो भी कहा, क्योंकि वो जो माननीय जज साहब ने कहा हुआ है उस मामले में, तो ये प्रकरण विशेष में न्याय करने हेतु जज जो जो बातें कहता है ये सब चीजों को फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। उसको ओबिटा डिक्टा कहता है कि उस प्रकरण को तो लागू होता है लेकिन दूसरे प्रकरण पर वो लागू नहीं होता है। अब इसमें जो प्रेसिडेंस की भी बात आती है कि जो अलग अलग इसमें निर्णय हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केवल टेस्ट दिया है जो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाईकोर्ट माने या हाईकोर्ट का निर्णय सूचना आयोग माने या सूचना आयोग का निर्णय से कोई अपीलीय अधिकारी माने या माने, ऐसा हर प्रकरण में जरूरी नहीं होता। इसमें बस इतनी सी बात होती है कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दिया तो आपको मिल गई, पब्लिक इंटरेस्ट साबित नहीं किया तो आपको नहीं मिली। तो एक को मिल सकती है, दूसरे को नहीं मिल सकती। इस तरह का 8(1) में सभी अलग 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 तरह के निर्णय दे सकते हैं। तो इसमें कोई केवल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो टेस्ट को फॉलो करना जरूरी होता है, जो हम बाद में देखेंगे। फिर यूपीएससी वर्सेस अंगेश कुमार का जजमेंट है 2018 का। So weighing the need for transparency and accountability on the one hand, and requirement of optimum use of fiscal resources and confidentiality of sensitive information on the other, we are of the view that information sought with regard to marks in civil services exam cannot be say directed to furnish mechanically, क्योंकि इसमें हजारों लाखों कैंडिडेट्स इसमें होते हैं। Situation of exams of other say academic bodies may stand in different, मतलब है कि सिविल सर्विसेज पर तो लागू होता है, दूसरी एग्जाम पर लागू होता है कि नहीं होता है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड कर सकता है कि वो अमुक जो अथॉरिटी है वो डिस्क्लोज करना चाहती है कि नहीं चाहती। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी, ये चूंकि लाखों कैंडिडेट्स होते हैं तो इसलिए वो सबको इंफॉर्मेशन देने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये इसमें पहला निर्णय था। दूसरा, फर्निशिंग रॉ मार्क will cause problems as treated by the UPSC as quoted above, which will not be in public interest। क्योंकि जो मार्क्स होते हैं ये एब्सोल्यूट मार्क्स जो होते हैं उसका फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट में चूंकि जो कुछ थियरी सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और ये भी फर्क पड़ता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट का नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि उनका आपस में कंपेरिजन किया जा सके, क्योंकि इलेक्टिव होते हैं और सब स्टूडेंट्स के इलेक्टिव अलग अलग होते हैं, तो इनका नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाए, तो इसकी जो प्रोसेस है ये इसमें मांगा गया था। However, if a case is made out where the court finds that public interest requires furnishing of information, the court is certainly entitled to, or so if so to so require in a given had situation। मतलब है कि अलग अलग केस में कोर्ट अलग अलग निर्णय दे सकता है। If rules or practice so require, certainly such rule or practice can be enforced। In the present case, direction has been issued without considering these parameters। मतलब इस पर कोई फाइंडिंग हाई कोर्ट ने नहीं दिया था और इसलिए ये सूचना ना दी जाए, इस तरह का निर्णय इसमें दिया गया था। फिर हम आते हैं जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी, जो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेच का था, लेकिन ये इसमें 9 के बदले 5 जज थे, और इसमें जो ये एक आधार कार्ड जजमेंट कहा जाता है जिसमें जो बायोमेट्रिक है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में इशू था। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेन फाइंडिंग वो ये था कि द रिक्वायरमेंट अंडर आधार दैट इज यूआईडीए एक्ट टू गिव अस डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। मतलब सरकार को ये बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देने से राइट टू प्राइवेसी का कोई उल्लंघन नहीं होता है। दूसरा, प्रोविजंस ऑफ आधार कार्ड रिक्वायरिंग डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए रेसिडेंट और आधार नंबर पास 3-fold टेस्ट एज लेट डाउन इन पुत्ता स्वामी सुप्रा केस, मतलब 2017 वाला, hence cannot be said to be unconstitutional। तो इसमें आधार कार्ड में सफिशिएंट जो ये सिक्योरिटी प्रोविजंस है, और इसलिए इसको मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के 2017 वाले जो जजमेंट है जिस पर ये भी जजमेंट आधारित है, तो ये उसका कोई वायोलेशन नहीं है। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, इट्स स्टोरेज एंड यूज डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। तो इसमें सफिशिएंट प्रिकॉशंस वगैरह ली जाती है यूआईडीए एक्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। एंड आधार एक्ट डज नॉट क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर परवेसिव सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब यह है कि जो सरकार को जो सर्विलेंस के पावर दिए गए सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के, जैसे कि आईटी एक्ट में है सेक्शन 70, तो ये जो निगरानी के जो पावर है उससे जो पब्लिक का राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन होता है, और इसलिए सरकार को निगरानी रखने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी एक इसमें इशू था। तो उसने कहा कि आधार एक्ट जो है इसे कोई नागरिकों के निजता का कोई हनन नहीं होता है। एंड आधार एक्ट एंड रेगुलेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द डेटा रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिविजुअल। मतलब इसमें जो एक्ट और रेगुलेशन इसमें सफिशिएंट प्रोटेक्शन किया गया है, और इसलिए आधार एक्ट जो यूआईडीएआई एक्ट जो है इसको संवैधानिक माना गया था। इसके बाद किरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसआईसी ग्रेटर मुंबई एंड अदर्स का है। ये जो नंबर्स है जजमेंट के, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो कॉम्पेंडियम मैंने बनाया है उसको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबरिंग किया हुआ है, तो इसलिए जो केवल 8(1) जैसे संबंधित है वही जजमेंट मैंने इंक्लूड किया है।
तो इसलिए ये वो जो नंबर शुरुआत में जो आ रहा है वो ये नंबर है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आरटीआई एक्ट के ऊपर जो जो नंबर्स है, जो जिस सीक्वेंस में पास हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, उस सीक्वेंस में मैंने इसका नंबरिंग किया हुआ है। मेरे जो सुप्रीम कोर्ट कॉम्पेंडियम जो मैंने उत्तराखंड सूचना आयोग के लिए बनाया था। द प्लान सबमिटेड टू पब्लिक अथॉरिटीज बाय डेवलपर ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। अब इसमें चूंकि रेरा एक्ट भी है, तो इसमें भी कुछ ऐसे प्रोविजंस है कि जो रियल इस्टेट अथॉरिटी है उसमें ये प्लान्स वगैरह सबमिट करना चाहिए, तो उसमें भी डिस्क्लोजर के बारे में कहा गया है। और इसलिए एग्जाम्पशन जो क्लेम किए गए थे कि हम रियल इस्टेट एक्ट अथॉरिटी एक्ट या फिर अब इसमें जो भी है रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी या फिर आरटीआई एक्ट में हमें देने के लिए बाध्य नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, तो उन्होंने बोला कि सूचना देनी पड़ेगी। तो एक्सेप्शन क्लेम्ड अंडर 820, 820, 821J एंड 9 and 11(1) ऑफ द एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद जो आखिरी जजमेंट है वो सीपीआई सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। ये वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी कि सुप्रीम कोर्ट आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। तो इसमें ये किया था कि वी डिसमिस सिविल अपील नंबर 2683 ऑफ 2010 and uphold the judgment dated 13 January 2010 of the Delhi High Court in LPA number जो लेटर पेटेंट अपील थी नंबर 501 of 2009 which had appealed the order passed by the CIC directing CBI of Supreme Court of India to furnish information on the judges of the Supreme Court who had declared their assets। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस है वो हमारे सामने नहीं है और 11(1) की प्रक्रिया फॉलो नहीं किया, तो हर एक जज का अपना अपना अधिकार है। 11(1) में उसको ऑब्जेक्शन करना है तो कर सकता है, रजिस्ट्रार जो है वो नोटिस इशू करे, प्रक्रिया फॉलो करे, जिस जज को ऑब्जेक्ट करना है वो ऑब्जेक्ट करे, जिस जज को ऑब्जेक्ट नहीं करना है वो ना करे, जिसको डिस्क्लोज, फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट करता है तो फिर वो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि वो भी भारत के नागरिक है, तो उनका भी 19/2/1904 में सीआईसी को अपील करने का अधिकार है। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस की पोजीशन है वो एक वन अमाउंट इक्वल की इस तरह से उन्होंने उसमें माना है कि इसमें इस तरह का कोई विशेष अधिकार उसमें नहीं है कि चीफ जस्टिस जो है वो बाकी जजेस के भी अधिकारों के खिलाफ इस तरह का ऑर्डर पास करे। The disclosure would not in any way impinge upon the personal information and right to privacy of the judges. The fiduciary relationship rule in clause in terms of clause B to section 8(1) of the RTI Act is inapplicable. It would not affect the right to information of the judges and their right to protect personal information and privacy, which would be the case where details and contents of personal assets of the declaration called for and sought in which event the public interest test as applicable wide section 8(1)J and proviso to section 11(1) of the RTI Act would come into operation। तो इसमें रजिस्ट्रार को ऑर्डर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कि ये जो 11(1) की प्रक्रिया फॉलो करे और उसके बाद फिर जिसको ऑब्जेक्ट करना है वो ऑब्जेक्ट करे, और फिर उसमें जो भी प्रक्रिया है फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, सूचना आयोग, हाई कोर्ट वगैरह, ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आए। एज फार एज सिविल अपील नंबर से 10045 ऑफ 2010 एंड ये भी सुभाष चंद्र अग्रवाल केस की है and 10044 of 2010 are concerned, they are to be partly allowed with an order to say remit to the CPI of Supreme Court of India to re-examine the matter after following the procedure under section 11(1) of the RTI Act as the information relates to third party। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रजिस्ट्रार ने प्रक्रिया फॉलो नहीं किया, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नोटिस दे और 11(1) की प्रक्रिया फॉलो करे और जजेस से ऑब्जेक्शन इनवाइट करे, और फिर जो भी उनके लीगल रिमेडी है वो जजेस को भी अधिकार है। Before a final order is passed, the concerned third parties are required to be issued notice and heard as they are not a party before us। क्योंकि बाकी जजेस है वो हमारे सामने नहीं है, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कहना था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ही निर्णय है। While deciding the question of disclosure on remit, the CPI Supreme Court of India would follow the observations made in the present judgment by keeping in view the objections raised if any by the third parties। मतलब इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, जो टेस्ट दिया गया उसको भी फॉलो करें, प्लस जो जजेस का जो कहना है इंडिविजुअल वो भी ध्यान में रखें। And we have refrained from making specific findings in the absence of third parties कि जो पार्टी हमारे सामने नहीं है उस बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते कि कौन अपने एसेट डिस्क्लोज करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। We have rights under section 11 and their views and opinions are unknown। इसी तरह का एक निर्णय अभी इसमें भी हुआ था, जो अरविंद केजरीवाल वाला जो केस था गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसमें उन्होंने ये माना था कि जो चूंकि अरविंद केजरीवाल इज नॉट एन एप्लीकेंट, क्योंकि उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन देकर 10 रुपए जमा नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक थर्ड पार्टी है 2N में, और ये ना तो एप्लीकेंट है ना ही ये है, और अमुक व्यक्ति अमुक सूचना देगा तो मेरे बारे में ये सूचना दी जाए या ना दी जाए, इस तरह का कोई थर्ड पार्टी इंसिस्ट नहीं कर सकता। तो बड़ी सिंपल प्रोसीजर थी। उन्होंने कहा कि चेक में आप 10 रुपए अब जमा करके एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा लीजिए, और फिर प्रधानमंत्री को भी अधिकार होगा कि वो अपना जो भी करना है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील वगैरह का अधिकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री होने की वजह से हम उनका फर्स्ट अपील, सेकंड अपील का अधिकार छीन नहीं सकते।
तो ये गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय था, वो सिमिलर लाइन पे था। फिर जो पीडीपी बिल है 2019, उसकी हिस्ट्री के बारे में है। गवर्नमेंट ने फिर ये 3 बार आया था बिल, 2018, 2019, 2021, और अभी फिर 2022 का जो है, तो उसकी हिस्ट्री इसमें ब्रीफ में है। और फिर ये विड्रॉ कर लिया गया था। इसमें 2 कमेटी बनी थी, एक जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा कमेटी थी। जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा कमेटी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि आरटीआई एक्ट में संशोधन किया जाए। साथ ही जो जेसीबी थी, जो ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, तो जेसीबी ने भी कहीं पर ये रिकमेंड नहीं किया था कि आरटीआई एक्ट में संशोधन किया जाए। लेकिन जो 2022 का बिल आया, इसमें जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन प्लस जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इन दोनों के रिकमेंडेशन को नहीं माना गया और एक तीसरा ड्राफ्ट इसमें लाया गया। हम यदि कंपेयर करें इसके जो प्रावधान है, तो पहले जो बिल लाया था वो 2018 में था, जिसमें 15 चैप्टर, 112 सेक्शन और 2 शेड्यूल थे। दूसरा बिल था, वो भी 14 चैप्टर, 98 सेक्शन और 1 शेड्यूल था, जो दोनों माइनर क्रिमिनल लॉ थे। अब तीसरा जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है, डीपीडीपी बिल, इसमें 6 चैप्टर, 30 सेक्शन और 1 शेड्यूल है, और ये एक सिविल लॉ की तरह है। मतलब पहले 2 थे वो माइनर क्रिमिनल लॉ थे, इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था। इसमें केवल पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, बल्कि कॉम्पेंसेशन का भी नहीं है, इसमें केवल पेनल्टी का ही प्रावधान है। और क्योंकि कॉम्पेंसेशन से शायद उनका ये मानना हुआ कि इसमें आपस में लोगों में लिटिगेशन बढ़ेगा, तो इसमें केवल पेनल्टी का प्रावधान है, और इम्प्रिजनमेंट का या कॉम्पेंसेशन का कोई भी प्रावधान डीपीडीपी बिल में नहीं है। फिर इसमें जो 2018 में, ये देखना इंटरेस्टिंग है कि सेक्शन 112 जो था, इसमें संशोधन क्या प्रस्तावित किया गया था 81J में, क्योंकि डीपीडीपी बिल 2022 पर तो काफी चर्चा हो चुकी है पिछले कई एपिसोड्स में। लेकिन जो पहले बिल पास हुआ था ओरिजिनली 2018 में, जो पास नहीं हुआ था, लेकिन जो रखा गया था लोकसभा में, तो इसमें यह था कि इन प्लेस ऑफ द करंट क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, द फॉलोइंग क्लॉज 1 of section 1 of section 8 shall be substituted, namely information which relates to personal data which is likely to cause harm to a data principal. Data principal मतलब भारत की सब जनता, कि जनता को जिससे नुकसान हो सकता हो, to cause harm to a data principal where such harm outweighs the public interest in accessing such information, having due regard to the common good of promoting transparency and accountability in the functioning of the public authority. मतलब दोनों का ध्यान रखा जाए कि इसमें जनता के प्राइवेसी का जो अधिकार है, तो उनका भी नुकसान ना हो, और जो है प्रशासन में जो पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, जो आरटीआई एक्ट के उद्देश्य है, ये भी दोनों हो, तो इसमें संतुलन बनाते हुए इसमें निर्णय लिया जाए। Provided disclosure of information under this clause shall be notwithstanding anything contained in the PDP Act 2018। मतलब एक ही जो डिस्क्लोजर इसमें किया जाएगा, तो ये जो आरटीआई एक्ट है, इट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द पीडीपी बिल। मतलब जो पीडीपी, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के ऊपर इसके प्रावधान का ये प्रभाव रहेगा, और ये अवरोही प्रभाव रहेगा, और इसमें यह कि जो ओवर राइडिंग इफेक्ट रहेगा, और इसमें जो आरटीआई एक्ट में जो बात कही है वो मानी जाए, और डीपीडीपी है वो ना मानी जाए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंफॉर्मेशन which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person। मतलब ये जो प्रोविजन है, ये इसमें रखा हुआ था। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म्स, ये कुछ नई डेफिनेशन है जो डीपीडीपी, ये पीडीपी एक्ट 2019 में थी। द पर्सनल डेटा, डाटा प्रिंसिपल एंड हार्म shall have the meaning assigned to these terms in the Personal Data Protection Act 2018। तो ये चारों की डेफिनेशन दी गई थी, जो बाद में बदल दी गई, और ये जो प्रोविजन था, इसको फिर नया अमेंडमेंट इसमें सजेस्ट किया गया। अब इसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसमें कुछ 3-4 पैराग्राफ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने इसमें कॉपी किए हैं। कि इसमें पर्सनल जो, चूंकि हम निजता, सुखीयता और गोपनीयता, मतलब पर्सनल, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल, इन तीनों में क्या फर्क है, तो ये समझना जरूरी है। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी 8th एडिशन में जो दिया गया है कि पर्सनल क्या है, तो of or affecting a person of or constituting personal property in Collins Law Dictionary of the English Language, the personal has been defined as under of or relating to the private aspects of a person's life, of or relating to a person's body, its care or its appearance, belonging to or intended for a particular person and no one else, undertaken by an individual himself, referring to, concerning or involving a personal, individual personality, intimate affairs, etc., especially in an offensive way, having the attributes of an individual conscious being, of or arising from the personality, of or relating to or denoting grammatical person, of or relating to movable property, ये legal meaning है, और an item of movable property, ये भी legal meaning है। फिर जो प्राइवेट लाइफ है, इसमें पैरा 49 जो है सीपीआईओ वर्सेस रजिस्ट्रार, ये पीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उस केस में कहा है पेक वर्सेस यूनाइटेड किंगडम का 2003 का जजमेंट है,
द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैड हेल्ड दैट प्राइवेट लाइफ, मतलब पहले हम पर्सनल की बात कर रहे थे, पर्सनल जो है वो स्वकीय है, अब हम देखते हैं कि निजता क्या है। तो स्वकीयता और निजता मतलब पर्सनल और प्राइवेट अलग अलग चीज है। तो प्राइवेट लाइफ ये कहा गया है, private life is a broad term, not susceptible to exhaustive definition, but includes the right to establish and develop relationships with other human beings, such that there is a zone of interaction of a person with others, even in a public context, which may fall within the scope of private life. Recognized facets of an individual's private life include a person's health, ethnicity, personal relationship, sexual conduct, religious or philosophical conviction, and personal image. These facets resemble what has been categorized as sensitive personal data within the meaning of the Data Protection Act 2018 as applicable in the United Kingdom. अब ये जो डीपीडीपी बिल है 2022, इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये दो टर्म इस्तेमाल की गई है। फिर ये जो ऊपर के दो पैराग्राफ थे, ये इस केस है जो 13 नवंबर 2019 वाला, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी 5 जज की, ये इसमें इनके जजमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ जो वर्तमान में भारत के अब चीफ जस्टिस बन गए, जस्टिस दीपक गुप्ता एंड जस्टिस संजीव खन्ना। ये तो कॉन्करिंग जजमेंट था। इसके अलावा जस्टिस एन वी रमन्ना और जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, इन दोनों ने अपने सेपरेट और बट कॉन्करिंग जजमेंट भी दिए थे। तो इन्होंने कुछ और डेफिनेशन इसमें दी है। इसमें जो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी है, इसमें जस्टिस एन वी रमन्ना का ये कहना था कि सूचना देने के पहले क्या देखा जाना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखे जाने चाहिए। So from the aforesaid discussion, we can note that there are certain factors which needs to be considered before concluding whether there was a reasonable expectation of privacy of the person concerned. कि reasonable expectation of privacy कहाँ पर होता है, क्योंकि इसमें महिलाओं का डेटा, बच्चों का डेटा, ये सभी चीजें आ जाती है। तो दी नॉन एग्जॉस्टिव फैक्टर्स आर द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा है इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट लाइफ, फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट, फिर क्रिमिनलिटी, क्योंकि क्रिमिनलिटी को कानून प्रोटेक्ट नहीं करता, और क्रिमिनलिटी यदि साबित कर दी जाए तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि चूंकि क्रिमिनलिटी है तो फिर इसको एक्सपोज कर दिया जाए, बिकॉज द लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट क्रिमिनलिटी, एंड प्लेस वेयर द एक्टिविटी ऑकर्ड और द इंफॉर्मेशन वाज फाउंड, कौन सी जगह पर वो सूचना थी, प्लस एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लेमेंट सच एज बीइंग ए पब्लिक फिगर, ए माइनर एटसेट्रा, एंड देयर रेपुटेशन। जैसे कि अभी अमिताभ बच्चन के नाम से कोई लोग स्कैंडल कर रहे थे कि वो कौन बनेगा करोड़पति में, वो ये कर रहे थे कि 2 लाख आपको इनाम मिलेगा और ये सब। तो अमिताभ बच्चन को फिर अपने जेब से पैसे खर्च करके हाईकोर्ट जाना पड़ा कि उनके नाम का इस्तेमाल लोग साइबर क्राइम करने के लिए या साइबर अपराध करने के लिए नहीं कर सकते। तो प्राइवेसी का अधिकार सबको होता है, लेकिन ये भी फैक्टर देखा जाना चाहिए कि पब्लिक फिगर है, माइनर है, उनका रेपुटेशन क्या है। फिर अब्सेंस ऑफ कंसेंट, तो इसमें जो 354B, 357C, ये जो अभी आईपीसी में ऐड किए गए हैं, जो स्टॉकिंग है, वॉयरिज्म है, महिलाओं से संबंधित अपराध है, तो उसमें भी ये सब चीजें इसमें आती है, कंसेंट है या नहीं है। सर्कमस्टेंसेस एंड पर्पसेस फॉर द इंफॉर्मेशन केम इनटू द हैंड्स ऑफ द पब्लिशर, तो इसमें डिस्क्लोजर और ये भी देखना पड़ता है कि डिस्क्लोजर क्या है, पब्लिशिंग क्या है। डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकटन, पब्लिशिंग का अर्थ होता है कि पब्लिक को मतलब वो आम जनता में उसको ये प्रचारित करना। तो डिस्क्लोजर का मतलब है कि प्रचारित करना नहीं होता है, डिस्क्लोजर का मतलब है कि एप्लीकेंट है उसको आपने दे दिया, लेकिन वो एप्लीकेंट मान लो प्रेस वाला है, सपोज कोई जर्नलिस्ट है, या फिर वो वेबसाइट पर प्रकाशित करना है। तो डिस्क्लोजर और पब्लिशिंग, ये दोनों में फर्क है। पब्लिशिंग मीन्स व्हेन यू आर मेकिंग इट पब्लिक, डिस्क्लोजर का मतलब है कि केवल हम एप्लीकेंट को दे रहे हैं, वो एप्लीकेंट दूसरों को देता नहीं देता, वो फिर आगे की बात है। तो जो डिस्क्लोजर किया वो बाद में पब्लिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर इफेक्ट ऑन द क्लेमेंट, और फिर इंट्रूजन नेचर एंड पर्पस। तो ये फैक्टर्स जस्टिस एन वी रमन्ना ने दिए थे। These non-exhaustive factors have to be considered in order to come to a conclusion whether the information sought is private or does the person has a reasonable expectation of privacy. In certain cases, we may conclude that there cannot be certain information. There could be certain information which are inherently private and are presumptively that is Social Action Research and Development Foundation produced under the privacy right. These information include gender, age, and say sexual preferences, etc. These instances need to be kept in mind while assessing the requirement under the aforesaid test. अब ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं 10 फैक्टर, इसमें ये भी कहा जाएगा कि सूचना का एंड यूज क्या होगा, लेकिन ये 6(2) जो है इसमें ये कि सूचना क्यों चाहिए इसका कारण बताना जरूरी नहीं है। लेकिन जो 6(2) के जो एक्सेप्शन माने गए हैं, इसमें 3 एक्सेप्शन माने गए हैं अलग अलग जजमेंट में, 8(1)D, 8(1)E और 8(1)J। तो इसमें 6(2) लागू नहीं होता, ये तीनों को एक्सेप्शन माना गया है। और 8(1)J में ये कि सूचना का अंतिम यूज क्या होगा, वो भी एक रिलेवेंट फैक्टर इसमें कहा गया है। फिर ठक्कर पर्सनल साहब, इंफॉर्मेशन, हाँ जी।
अगले 5 मिनट हाँ, में प्लीज कंक्लूड करें, ओके ताकि ओके फिर गांधी श्योर सर को भी श्योर सुन लिया ओके जाए, ओके आदित्य जी भी जुड़े ओके हुए ओके हैं। और फिर हाँ जब यस ठीक प्रश्न है आएंगे तो प्रश्न के हिसाब से फिर आप इसको शो करके अपना उत्तर देते रहेंगे, ठीक है प्लीज। ओके कंक्लूड करते ओके थैंक यू। तो इसमें जो चूंकि एक सेपरेट बट कॉन्करिंग जजमेंट जो था वो जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ का भी था, जो अभी चीफ जस्टिस हो गए। तो इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 ऑफ साउथ अफ्रीका, ये उन्होंने कोट किया था पैरा 93 में अपने सेपरेट बट कॉन्करिंग जजमेंट में। इसमें उन्होंने कहा है कंटेंस एन इलस्ट्रेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन मीन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन आइडेंटिफाइबल लिविंग नेचुरल पर्सन एंड वेयर इट इज applicable an identifiable existing juristic person, including but not limited to information relating to the race, gender, sex, pregnancy, marital status, national, ethnic or social origin, color, sexual orientation, age, physical or mental health, well-being, disability, religion, characteristic, belief, culture, language and birth of the person. तो इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन माना है जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एजुकेशन ऑफ द मेडिकल, फाइनेंशियल, criminal or employment history of the person. फिर any identifying number, symbol, email address, physical address, telephone number, क्योंकि साइबर फ्रॉड वगैरह भी हो सकते हैं, लोकेशन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन आइडेंटिफायर और अदर पर्टिकुलर असाइनमेंट टू द पर्सन, तो इसको पर्सनल माना गया है। द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन, जो आधार कार्ड में मेन इशू था। द पर्सनल ओपिनियन, व्यूज और प्रेफरेंसेस ऑफ द पर्सन, मतलब उसके जो पॉलिटिकल, रिलीजियस ओपिनियन वगैरह है। The correspondence sent by that person that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, or further correspondence that would reveal the contents of the original correspondence, the views or opinions of another individual about the person, मतलब कौन किसके बारे में क्या सोचता है, तो ये पर्सनल है। And the name of the person if it appears with other personal information relating to the person, or if the disclosure of the name itself would reveal information about the person, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट कैंसर का डेटा होता है, तो मेडिकल रिसर्च के लिए केवल वो ब्रेस्ट का नाम होता है, किस व्यक्ति के ब्रेस्ट है वो देना जरूरी नहीं है। तो जिससे कि पर्सन की आइडेंटिफाई हो, तो इससे पहले उसमें ये उसका ये डी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, और उसका फिर री आइडेंटिफिकेशन करना ये अपराध माना गया था 18 और 2019 के बिल में। 2022 में इससे संबंधित डिटेल में प्रावधान अभी नहीं है। Protection from disclosure of personal information has been recognized as a facet of the right to privacy in South Africa. In National Media Limited versus Juste, it was alleged by the respondent that intimate details of the personal life had been published by the apparent publishers without her consent. The information published included details of her child as well as the relationship with the father of the child. Justice Harms elucidated the right to privacy in the following terms. The right to privacy encompasses the competence to determine the destiny of private facts. The individuals concerned is entitled to dictate the ambit of disclosure as to a circle of, for example, to a circle of friends, a professional, एक्टिविस्ट और द एडवाइजर और द पब्लिक, मतलब किसको डिस्क्लोज करता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें डॉक्टर को, पुलिस को बतानी पड़ती है। ही में प्रिस्क्राइब द पर्पस एंड मेथड द डिस्क्लोजर। सिमिलरली, आई एम ऑफ द व्यू दैट ए पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डिसाइड व्हेन एंड अंडर व्हाट कंडीशन प्राइवेट फैक्ट्स मे बी मेड पब्लिक। तो ये इसमें जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ का कहना था। इसके बाद फिर डीपीडीपी बिल है, तो इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेन प्रावधान है कि एक तो जो प्रोविजन है इसमें पर्सनल की जो डेफिनेशन है, तो इसमें यह कहा गया है कि पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, ए ह्यूज अनडिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म, an association of persons or a body of individual, whether incorporated or not, the state, and every artificial juristic person not falling within any of the preceding subclauses. तो ये तो माना गया है कि भाई सभी को प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन प्रोटेक्शन के 3 डायमेंशन होते हैं, दैट इज CIA ट्रायड जिसको कहते हैं सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसमें प्रोटेक्शन तो जरूरी है, लेकिन ये पर्सन की डेफिनेशन में जो स्टेट किया है, तो इसको कुछ RTI एक्टिविस्ट्स का ऑब्जेक्शन है कि ये स्टेट को करने से फिर जो सरकारी सूचना है वो किस तरह से मिलेंगी। तो इसमें पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल और जो ये प्राइवेट है उसका इस तरह से इसमें डिस्टिंक्शन किया नहीं गया है, जैसा कि CPI वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने किया था। फिर हम यदि आते हैं आखिरी में, तो जो इसमें जो राइट्स है, तो जो राइट्स दिए गए हैं इसमें कि कंसेंट है, कुछ अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। तो ये वेबसाइट पर कोई चीज पब्लिश करने के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या प्रक्रिया है, वो सब दिया गया है। अब इसमें जो राइट्स है, इसमें आम जनता को या 140 करोड़ जनता को क्या अधिकार देने की बात होगी। तो इसमें पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा, जो उनका प्राइवेसी स्टेटमेंट रहेगा हर वेबसाइट पर वगैरह, इसके कॉम्प्लायंस के लिए उनको 2 साल दिया जाना चाहिए, ऐसा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कहना था।
राइट टू करेक्शन एंड इरेज ऑफ पर्सनल डेटा, मतलब हर व्यक्ति को अपने जानकारी को करेक्ट करने का और इरेज करने का अधिकार होना चाहिए। तो राइट टू फॉरगेट भी कहा गया है। तो अपनी सूचना के बारे में मान लो किसी ने कुछ गलत पब्लिश किया या कोई इंफॉर्मेशन ओल्ड हो गई है, ऑब्सोलेट हो गई, तो उसको चेंज करने का अधिकार सभी जन को होना चाहिए। फिर राइट टू ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये किसी वेबसाइट से शिकायत है तो हर एक व्यक्ति को शिकायत का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद फिर राइट टू नॉमिनी, मतलब उनकी सूचना जो रहेंगी मरने के बाद उनकी सूचना का इंटेंट पर क्या होगा, तो हर व्यक्ति को अपने से नॉमिनी को असाइन करने का अधिकार रहेगा कि उनके मरने के बाद उनकी सूचना का क्या होगा, ये निर्णय कौन व्यक्ति लेगा। उसके बाद है ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल वो कहा गया है जिसके बारे में सूचना है, मतलब सबकी आम जनता को डाटा प्रिंसिपल कहा गया है। तो इसमें वेबसाइट पर कोई भी सूचना पब्लिश करता है तो आम जनता को भी 10,000 रुपए तक का पेनल्टी का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि वेबसाइट पर कोई झूठी सूचना ना दे। और फिर आखिरी में मैं इसमें चूंकि 30 सेक्शन का ये बिल है, इसमें जो 29 और 30 है जो प्रोविजन को काफी विरोध हो रहा है, तो वो मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि इसमें कंसिस्टेंसी विद अदर लॉज के बारे में ये कहा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट constitute in derogation of the provisions of any other law and shall be constituted as consistent with such law for the time being in force। मतलब इसके जो प्रावधान है इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं किया गया, ये एडिशनल प्रावधान है। और ये किसी भी खास करके जो आईटी बिल है जिसके साथ इसमें ऑलरेडी ये साइबर क्राइम के बारे में किया है, तो अगर उसके बारे में ये भी प्रावधान आईटी एक्ट इनिशिएटेड है, उसमें भी डिजिटल इंडिया 2023 आ रहा है और डिजिटल इंडिया बिल 2023 इज लाइकली टू रिप्लेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and in the event of any conflict between the provision of this act and provision of any other law for the time of the provision of this act shall prevail to the extent of such conflict। मतलब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसको मतलब कि एडिशनल ये भी कहा गया है, लेकिन यदि मतलब किसी लोग ये बिल नहीं करता ये भी कहा गया तो ये राइट टू प्राइवेसी पहले एरिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बिल बना है, लेकिन ये भी कहा गया कि ओवरराइड करता है। और फिर 30 में ये कहा गया है कि जो संशोधन किए जाएंगे, तो 43 है जो कॉम्पेंसेशन बारे में था इसको ओमिट करने का प्रावधान है। तो आईटी एक्ट में जो है अभी पेनल्टी भी है, माइनर क्रिमिनल लॉ और प्लस इसमें फाइन भी है। फाइन क्रिमिनल होता है, जो पेनल्टी होती है सिविल है, और जो कॉम्पेंसेशन होता है वो पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। तो कॉम्पेंसेशन का जो प्रावधान है, क्योंकि प्राइवेट लिटिगेशन बढ़ावा मिलता है, शायद ये उद्देश्य रहा होगा, तो 43 को ओमिट करने की बात इसमें कही है। एंड इट्स नेटिव आईटी एक्ट प्रोविजन आफ्टर वर्ड्स एंड फिगर्स पेटेंट्स एट that is all the personal data protection act 2020 shall be inserted and also OB और section of IT shall तो जो 81 और 87 है वो प्रावधान मेरी चेंज करना पड़ता है। और जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल का सेक्शन 8 है वो इस तरह से बताया कि द वर्ड डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी और विच टू अनवांटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल अनलेस they are SPI हो and the is certified that the law public justifies the disclosure of the information चलो तभी पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। एंड तो प्रूव्स हो मतलब कि पार्लियामेंट या ये लेजिस्लेचर को जो सूचना दी जा सकती है वो सूचना देने से नागरिक को मना नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से उनको एक अधिकार दे दिया गया है। हालांकि प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो केवल ये स्टार्ट क्वेश्चन या अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, तारांकित या अनतारांकित क्वेश्चन होते हैं। तारांकित मतलब जहाँ मिनिस्टर की प्रेजेंस सदन में जरूरी होती है, अतारांकित मतलब यहाँ पर एक मिनिस्टर का सदन में रहना जरूरी नहीं होता है। तो ये केवल एमपी और एमएलए को आम जनता को ये अधिकार वैसे भी पहले नहीं था, लेकिन अब ये जो है वो प्रोविजन भी ओमिट करने का प्रावधान है। तो ये आईटी एक्ट के जो सेक्शन 43 है, 81 और 87 है वो यहाँ पर दिया। तो मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्वानंद बेदी जी। धन्यवाद वीरेंद्र साहब। वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब एक्सपर्ट हैं आईटी फील्ड के और ऑपोजिशन हैं और साथ में उत्तराखंड आईटी रिसोर्स पर्सन के तौर पर भी रहे हैं। आपने इतना बढ़िया ढंग से इन डेप्थ प्रेजेंटेशन दिया, उससे ये बात स्पष्ट है कि आप का इस फील्ड में अच्छा कमान है। और हमारे जो साथी है उनको ये रिवाइज्ड एडिशन का प्रेजेंटेशन सुनकर काफी कुछ नॉलेज हासिल होगा, गेन हुआ होगा। और आगे हम इनवाइट करेंगे माननीय श्री शैलेश गांधी सर को, जो अपना प्रेजेंटेशन आगे या जो